अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपैटिटिव एग्ज़ाम के अंदर सबसे मुश्किल पेपर जो होता है वो एसए का है। पर्टिकुलरली सीएसएस के इम्तहान में जिस पेपर में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं वो एसए का है। यहाँ पे मैं एक बात की वजाहत करना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि एसए लिखना मुश्किल है, एसए लिखना बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए वो पेपर में फेल हो जाते हैं। सो एसए के पेपर में फेल होने की वजह लैंग्वेज पे ग्रिप ना होना है, ठीक है। सो एसए राइटिंग इटसेल्फ इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करें, अगर आप एक आदत बना लें कि अगर आपने अपनी इंग्लिश की तैयारी मुकम्मल कर ली है और उसके बाद आप एक रूटीन, एक साइकिल बना लेते हैं कि भाई मैंने महीने में 2 ऐसे लिखने हैं, मैंने महीने में 4 ऐसे लिखने हैं, मैंने महीने में 1 ऐसे लिखना है, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए ऐसे के पेपर को पास करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एसे राइटिंग। अगर हमने किसी भी चीज को सीखना हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो, तो सबसे आसान तरीका यह है कि हम उसको ब्रेक डाउन कर लें। एसे के 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एसे किसे कहते हैं। एसे इज अ रिटन कॉम्पोजिशन ऑफ मॉडरेट लेंथ एक्सप्लोरिंग अ पर्टिकुलर इशू और सब्जेक्ट। सो ये एक पीस ऑफ राइटिंग है, एक कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर आप किसी इशू को या किसी सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है मॉडरेट लेंथ। सो हमारे जो एसए के इम्तहान में चीज वेरी करती है, वो आपका सीएसएस का इम्तहान हो, पीएमएस का इम्तहान हो, पीसीएस का इम्तहान हो या आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो, किसी भी टेस्ट के अंदर एसए राइटिंग में जो चीज वेरी करती है वो है वर्ड काउंट। एक बहुत बुनियादी चीज है एसए राइटिंग के अंदर। सो हम जब सीएसएस के एसए की बात करते हैं तो हमें जो वर्ड काउंट दिया जाता है वो है 3000 वर्ड्स। एसए के अंदर आप जो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करना होता है। सो आप जब अपना एसे लिखते हैं तो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं किसी इशू को, किसी टॉपिक को, अपने आर्ग्यूमेंट से बात करते हैं, दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब मैं जब एसे लिखूंगी मेरा काम यह है कि मैं आपको कायल कर लूं कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है। इसके लिए मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स भी दूंगी, इसके लिए मैं आपको मिसालें भी दूंगी, इसके लिए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं, और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको कोई सजेशन या सोल्यूशन भी दे सकती हूँ। और हो सकता है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि हिस्ट्री में कैसे ये चीज एग्जिस्ट करती रही है। In the same fashion, we have a topic, social media pros and cons. Now, it is the job of the writer to write about the pros and cons in a way that the side he or she is taking must be very clear. And by the end of the essay, the reader should be convinced that social media is a good thing और इट्स अ बैड थिंग। सो ऐसे इतना ही काम है कि आप एक टॉपिक के ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स को लिखें, इतना कन्विंसिंगली अपने आर्ग्यूमेंट्स को आर्टिकुलेट करें कि आपका जो रीडर है वो कन्विंस हो जाए और वो आपके साथ अग्री करे कि आप ठीक कह रहे हैं। एन एसे हैज 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के ऊपर एक बहस चलती रहती है कि एसे में इंट्रोडक्शन देना चाहिए, डायरेक्ट जो है वो टॉपिक को हिट करना चाहिए। आप टॉपिक को डायरेक्ट हिट करें, आप अलहदा से इंट्रोडक्शन दें, जैसे भी आप इस बात को बयान करते हैं। एसे को इंट्रोडक्शन के बगैर लिखा ही नहीं जा सकता। इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो अगर आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, सो अब आप इसको इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे? आप कहते हैं जी जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ बिकॉज it has existed in human society since antiquity. Gender equality is a myth because it is an essential part of any human society. आप जैसे भी उस टॉपिक की बात करें, उससे एग्री करें, डिसएग्री करें, उसके साथ आर्ग्यू करें,
कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दें, यू आर बाउंड टू स्टार्ट द एसे विद एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या करता है कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता है, रीडर को पता चलता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का एक बहुत अहम पार्ट है थीसिस स्टेटमेंट। I have seen students who say that they have written an essay, but they have not written a thesis statement. That is not possible. You can't write an essay without a thesis statement. ये तो हो सकता है कि आपको ना पता हो कि thesis statement क्या है और आपने कहाँ लिखी है, लेकिन essay thesis statement के बगैर नहीं लिखा जा सकता। थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट होती है। अगर आप इंट्रोडक्शन में चाहें तो अटेंशन कैचर शामिल कर सकते हैं, अटेंशन कैचर दें या ना दें, थीसिस स्टेटमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से जब हम बॉडी पे जाते हैं, बॉडी से मुराद वो आपका लार्जर चंक है एस्से का, जिसमें आपने ज्यादा जो आपका वर्ड काउंट है उसको कवर किया है। यही वो पोर्शन है जहां पे आप अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में सारे आइडियाज लेकर आएंगे, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देंगे, केस स्टडी लेकर आएंगे, एग्जाम्पल लेकर आएंगे, प्रोपोनेंट्स लेकर आएंगे, ओपोनेंट्स लेकर आएंगे। और अगर आप किसी इश्यू की, किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो उस पर रिकमेंडेशन ला सकते हैं, सोल्यूशन ला सकते हैं, सजेशन ला सकते हैं। सो ये जो बॉडी ऑफ द एस्से है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे पता चलता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, यहां पे पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है, अपने टाइम को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। एंड ऑब्वियसली अगर आपका एक्सप्रेशन वीक है तो आप अपने एस्से की वर्ड लिमिट को पूरा नहीं कर पाएंगे। वर्ड लिमिट को पूरा करने से मुराद ये नहीं है कि 3000 वर्ड्स का एस्से है तो आपने 3000 वर्ड्स ही लिखने हैं। एनीथिंग मोर देन एन एस्से, एनीथिंग मोर देन 2000 वर्ड्स इज गुड। सो अगर आपने 2000 वर्ड्स भी लिख लिए दैट इज एन अचीवमेंट, लेकिन वो 2000 वर्ड्स लिखने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बॉडी आपके एस्से का वो पोर्शन है जिसके अगेंस्ट हम एक चीज बनाते हैं जिसे कहा जाता है आउटलाइन। आउटलाइन इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है आपके सीएसएस के पेपर के अंदर कि आपका एस्से जो है इट्स अ लॉन्ग एस्से। In a long essay, your examiner does not have time to go through each and every paragraph. It's your outline that is going to brief him or her about the topics that you have covered in your essay. ये वो range of knowledge है जो कि आपने अपने essay में cover की है। So जब आपका examiner outline पढ़ता है तो उसे idea होता है कि आपके पास कितने arguments हैं और आपकी इस topic के ऊपर study कितनी है। एस्से का जो लास्ट पार्ट है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपके इंट्रोडक्शन को दोबारा रिफर करता है, उसकी दोबारा बात करता है। लेकिन जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे थे तो हम एक ओपनिंग दे रहे थे, एक मसले को बयान करने लगे थे। सो वी वर एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज और आवर आर्ग्यूमेंट्स अबाउट एन इशू। लेकिन जब हम कंक्लूजन लिखते हैं, इट इज द पॉइंट where after adequate discussion in the body of the essay, we have come to the conclusion that the problem can be solved. So अगर हम ये कह रहे थे कि classrooms decide the future of a nation, और हम अपने एस्से की बॉडी में ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इसलिए पीछे है क्योंकि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो केटर ही नहीं कर सकता हमारे सिटीजन्स जो है उनकी नीड्स को। इफ यू आर एम्फसाइजिंग ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन इन चेंजिंग द फेट ऑफ अ नेशन, देन कंक्लूजन इज अ पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर। ये फ्यूचर वो है जिसमें तालीम सबके पास होगी, ये फ्यूचर वो है जिसमें सिटीजन्स जो है वो अपना राइट टू एजुकेशन जो है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर हम एक बेहतर सोसाइटी की पिक्चर पोर्ट्रे करेंगे। और अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होगा, और अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होगा कि इंग्लिश राइटर्स जो हैं वो किसी भी चैप्टर के कंक्लूजन के अंदर यूटोपिया की बात करते हैं। अगर हम वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ना होते और इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता तो यूटोपिया की जगह हम जन्नत का वर्ड यूज कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है और उसमें होप्स का आइडिया चलता है तो यूटोपिया वो एक
आइडियल जगह है, वो आइडियल सोसाइटी है जहां पे किसी इंसान को दूसरे इंसान से मसला नहीं है। ये एक आइडियल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है। सो हम देखते हैं कि कंक्लूजन जो होता है वो एक पॉजिटिव नोट के ऊपर एंड होता है, जिसका मतलब ये है कि हमने अपना एस्से जो कि एक प्रॉब्लम से शुरू किया था, जब हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं तो हम उस मसले को हल कर चुके हैं, उस मसले में से कुछ बेहतरी के जो मौके हैं वो निकाल चुके हैं। और आखिरी चीज जो कि मैं आपको एस्से राइटिंग के बारे में कहना चाहूंगी वो ये है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। दोज कैंडिडेट्स आर बेस्ट फॉर एनी कंपैटिटिव पोजीशन हु आर ऑप्टिमिस्टिक। ये वो लोग होते हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो अगर आपने अपना एस्से शुरू किया है एक प्रॉब्लम के साथ और आपके एस्से के एंड तक प्रॉब्लम जो है वो अपनी जगह पे रही है, प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सके, तो फिर आपने अपनी एस्से राइटिंग में कुछ भी नहीं किया। एस्से आपकी वो राइटिंग एक्सपर्टीज है जिनके तहत आप एक प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन में, एक मसले को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज करते हैं और अपने एग्जामिनर को अपने रिटन एक्सप्रेशन के थ्रू कन्विंस करते हैं कि ये पॉसिबल है। एस्से का पेपर तैयार करने की स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आप अपनी तैयारी में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में सबसे पहले इंग्लिश तैयार करें। जब आपने एस्से तैयार कर लिया है उसके बाद आप महीने में 2 एस्से लिखें और पेपर से पहले आप किसी भी एकेडमी में या किसी भी ट्यूटर के पास जाके मॉक एग्जाम दे दें। मॉक एग्जाम के अंदर आपको आइडिया होगा कि आपकी राइटिंग एक्सपर्टीज कैसी है। मॉक एग्जाम के अंदर आपको समझ आएगा कि आपने एस्से के पेपर को पढ़ना कैसे, इंटरप्रेट कैसे करना है, और आपको मॉक एग्जाम के रिजल्ट से पता चलेगा कि आप पेपर के लिए तैयार भी हैं या नहीं हैं। I hope that your queries regarding the essay paper must be resolved with this video. If you have any other question, feel free to leave a comment. I'll see you in another video. Thank you.